रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दोनों को साथ लेके चलें। ये जो टॉपिक्स आज के सेशन के अंदर जो कवर करने जा रहे हैं वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने सेलर को, बायर को, दोनों को किस तरह कन्विंस कर सकते हैं लीगल फ्रेमवर्क में। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इस वक्त चल रहा है कि लोग जो है वो ब्लैक मनी इसके अंदर यूज़ करते हैं। आपको पता है ब्लैक मनी इसमें होती है, उसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि बीइंग ए रियल एस्टेट प्रोफेशनल अभी आपकी लाइबिलिटी जिम्मेदारी बन गई है कि आप अगर कोई एजेंसीज कोई आपके पास इंक्वायरीज के लिए आती हैं तो आप उनको डेटा जो है वो दे सकें। फर्दर तो खैर वो असद साहब जो है वो आपको ब्रीफ करेंगे। असद साहब का इंट्रोडक्शन ये है, जब 2007 में हमने इंस्टीट्यूट का आगाज़ किया तो ये पहला जो बैच हमारा डिप्लोमा का हमने किया था उसके साथ थे 2008 या 9 में, और ऐसे ही 2008 या 9 में माशाल्लाह। तो ये कि जब से ये टैक्स की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के और टैक्स की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उन्होंने चूँकि ये कोर्स भी किया हुआ था तो बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा हुआ इस कोर्स का अपने बिज़नेस में कन्विंस करने के लिए। खुद भी वो अपना बताएंगे। तो ये हमारी एक मतलब खुश नसीबी है कि मैंने इस टॉपिक पर, चूँकि ये करते रहते हैं सारा काम इनके हाथ का है, तो बड़ा मुश्किल होता है किसी को कन्विंस करना कि वो जो है ना वो डिलीवर करे। ख़ास तौर पर ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं और जो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं, उनसे जो चीज़ें आती हैं सामने वो बुकिश नॉलेज से नहीं आती हैं, किताबें पढ़ने से या वेबसाइट विजिट करने से नहीं आती। तो बस मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने मोबाइल सबसे पहले तो साइलेंट कर दें, जो सबसे ज़रूरी है ये साइलेंट कर दें आप, ठीक है। डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, कोई कॉल आए तो आप ऐसा नहीं कि बार बार बाहर जा रहे हैं अंदर आ रहे हैं। दूसरी बड़ी अहम बात ये है कि पूरे सेशन पहले आप सुन लीजिएगा इनको, ठीक है। बीच में इंटरप्ट डिस्टर्ब आपके जो सवाल क्वेरीज जो भी हैं वो बिल्कुल इसके आखिर में हम Q&A करेंगे। जो भी सवाल आपके जहन में होगा वो आपको इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे जवाब देने की। तो एक डेकोरम जो है ना बरकरार रखें, बीच में अपने सवाल हों तो आप नोट कर लें। मुझे अच्छा नज़र आ रहा है कुछ लोगों के पास कागज़ पेन भी है, मगर ये कि पेन नहीं रखा जिन्होंने, कागज़ की जिनकी अहमियत नहीं, वो बीच में इंटरप्ट ना करें, जहन में सवाल कर लें, आखिर में आपको उसका जवाब इंशाअल्लाह मिल जाएगा, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। तो भाई सर यहाँ किसी को जा रहे हैं वहीं से देखिएगा वहीं से कर हाँ इधर देखिए वहाँ से दरअसल मैं करीब पे जब ना मैं पता नहीं चलेगा। नहीं यहाँ तो यहाँ से ये चेंज हो रही है यहाँ से, ठीक है। ये जरा क्लिक करें ना, ये देखिए यहाँ से तो स्लाइड चेंज होगा, ये वन है। ठीक अभी ये बस इसको यहाँ यूँ करेंगे सेट हो जाएगा, ठीक है सर। ठीक है। लाइट ऑफ कर देंगे, यहीं हूँ उसका नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर अमानुल्लाह पंजवानी साहब और तमाम ऑडियंस आप सबका आपको सलाम पेश करता हूँ। और सबसे पहले मैं सर अमानुल्लाह पंजवानी साहब का मशकूर ममनून है कि मुझे इन्होंने यहाँ मौका दिया कि मैं अपनी जो भी टैक्स के हवाले से जो रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर इम्प्लीमेंट होती हूँ उसमें आप लोग को अवेयरनेस दूँ। अच्छा, मैं अपना इंट्रोडक्शन ये माय नेम इज़ असद अली खान और आई एम डूइंग अ टैक्स प्रैक्टिस क्वाइट अ लॉन्ग टाइम एज ए बीइंग एन एडवोकेट, और आई हैव जॉइंड द स्किल लेंडर 2008 or 2009 and done diploma from there or and different courses. It is my luck that Amanullah Panjwani Sahab is my teacher who has taught me a lot. I have learned a lot from there. तो अब हम एक चीज़ जो लोगों के जहन में होती है कि भाई कब तक लर्निंग कब तक होनी चाहिए। मैं कहता हूँ लर्निंग कब तक होनी चाहिए, तो वो हमें कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंसी के साथ लर्निंग करनी चाहिए। एक सिंपल सा कोट है कि भाई स्टॉप लर्निंग और स्टॉप विनिंग। अगर लर्निंग स्टॉप विनिंग स्टॉप, फिर आप वहीं पर रह जाते हैं। आप में चेंजिंग जो आनी है, मज़ीद जो रिफॉर्मेशन होनी है वो नहीं होनी होती है। तो आप जैसे जैसे आपको ज़िंदगी है आपको सीखना चाहिए। एक मैं छोटी सी मिसाल जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की देता हूँ, जिन्होंने 93 ईयर्स की एज में अपने उनसे बोला कि भाई मुझे दरख्त पर चढ़ना है, और लोगों ने कहा कि भाई आप क्यों दरख्त पर चढ़ना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि नहीं मैं सीखना चाहता हूँ, मैंने ये नहीं सीखा। तो लोगों ने बोला इतनी लंबी एज है आप, उन्होंने बोला नहीं सीखूंगा। खैर बहरहाल वो चढ़े, अपना उन्होंने जो
एक तरीके से वो छोटा सा गोल था उन्होंने फुलफिल किया। इस तरह हमारे लिए भी जब तक एज है हमें लर्निंग करनी चाहिए और लोगों को ताकि फैसिलिटेट करें, लोगों के हम यानी वैल्यूएशन करें लाइफ के अंदर, यानी एजुकेशन के हवाले से और दूसरे हवाले से। अब मैं ये टॉपिक्स की तरफ आता हूँ। जो हमारा आज का टॉपिक है नेविगेटिंग FBI रेगुलेशन इन द रियल एस्टेट सेक्टर। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर जो भी हमने 9 टॉपिक्स रखे हैं, ये सारे के सारे ये रियल एस्टेट कंसल्टेंट को, बिल्डर्स को और आम हालत में भी लोगों को आते हैं, मगर इसमें वो सेक्शन ज़्यादातर वही हैं जो रियल एस्टेट के लिए ज़रूरी हैं। तो पहली स्लाइड जो है इसमें ये 9 पॉइंट्स हैं, यानी फाइलर, नॉन फाइलर, एक्टिव टैक्स पेयर, नॉन एक्टिव टैक्स पेयर। 236 नंबर 2 पे 236 की ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। नंबर 3 पे 236 के एडवांस टैक्स ऑन परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरी स्लाइड है जिसमें यह मैं कवर करना हूँ कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजेबल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन सबसेक्शन 1A और 37 सबसेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत है। और नंबर 5 पे है टैक्स ऑन डीम इनकम, जो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कैपिटल एसेट्स के हवाले से, अंडर सेक्शन 7E, जो आजकल लोगों को बड़ी इसमें प्रॉब्लम हो रही है। एक हमने इसमें FBR के अलावा सिंध सेल टैक्स एक्ट ऑन सर्विसेज एक्ट 2011 भी रखा है, जो 6 नंबर पर आता है। सर इसमें 6 ये 6 नंबर से नीचे पर आया। इस पर हो रहा है, ठीक है। 7 हो गया। और 7 पे आता है 75 सेक्शन जो है परचेज ऑफ असेट्स थ्रू बैंकिंग चैनल, ये भी रियल एस्टेट से मुतालिक है। 8वें नंबर पे है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और 9वें नंबर पे डेजिग्नेटेड फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशनल्स। ये 9 टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जो बेहतर से बेहतर डिलीवर कर सकें और आपको इससे मालूमात मिल सके। अच्छा, आम तौर पे आप सब कोई मसला इस तरह होता होगा कि फाइलर, नॉन फाइलर। अब तो खैर बहरहाल हर आदमी समझता है, मैक्सिमम लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है कि फाइलर कौन है, नॉन फाइलर कौन, मगर फिर भी क्योंकि इसका पार्ट है तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। फाइलर वो होता है जो फाइल रिटर्न विद इन ड्यू डेट्स के अंदर जो रिटर्न दाखिल करे वो फाइलर होता है, और नॉन फाइलर वो होता है जो अवॉइड करे या दाखिल ना करे। अब इसी तरह इसी को फाइलर को एक्टिव टैक्स पेयर भी कहते हैं और नॉन फाइलर को इनएक्टिव टैक्स पेयर भी कहते हैं। अच्छा, पहले एक ये इंप्रेशन लोगों के दरमियान ये था कि जो रिटर्न दाखिल कर रहा है, टैक्स का रिटर्न दाखिल कर रहा है, वो कहता था कि दूसरा दाखिल नहीं कर रहा है, सारी परेशानियां मुझे मेरे लिए सारे मामलात हैं। तो ऐसा पहले भी नहीं था, पहले भी पूछगछ थी, मगर अब तो बिल्कुल गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये नया कंसेप्ट फाइलर, नॉन फाइलर के ला के एक रैपिड यानी ड्रास्टिक चेंज कर दिया इसके अंदर। वो टैक्स के रेट के अंदर डबल से ज़्यादा फ़र्क है, कहीं कहीं पे कई गुना फ़र्क है। अगर जो फाइलर है उसका टैक्स कुछ और है, नॉन फाइलर उसका टैक्स कुछ और है। अच्छा, इसके अंदर अब ये 236C, ये स्लाइड नंबर 6 है। इसमें 236C एडवांस टैक्स है ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी अगर कोई भी शख्स अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है तो गवर्नमेंट ने इसको पाबंद किया है कि उस पर टैक्स जमा कराए। और वो टैक्स कौन से कलेक्ट करेगा? टैक्स कलेक्ट करेगा कि रजिस्ट्रार या कोई भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी, जैसे मीरठ सोसाइटी हो गई, अलीगढ़ सोसाइटी हो गई, पंजाबी सौदागर, जो भी सोसाइटी जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रही थी वो पाबंद है कि सेलर से 3% टैक्स ले, यानी अगर वो फाइलर है, और अगर नॉन फाइलर है उससे फिर 6% का टैक्स कलेक्ट करे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा मैं क्लियर करूँ, आम तौर पे हमारे रियल एस्टेट भाइयों के दरमियान ये कन्फ्यूजन होती है कि 236C का जो टैक्स है उसको वो ये कहते हैं कि गैन टैक्स जमा कराना, गैन टैक्स जमा कराना। ये एक्चुअल में गैन टैक्स नहीं है, ये एक्चुअल में सेल ऑफ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी सेल हो रही है, उस पर 3% टैक्स या 6% टैक्स लग रहा है। गेन टैक्स एक अलग होता है जो भी हमने 4थे नंबर पे रखा है वो हम डिस्कस करेंगे। अब आप ये देखें कि फाइलर को 3% टैक्स देना पड़ रहा है और नॉन फाइलर को 6% टैक्स देना पड़ रहा है। तो एक तो वैसी पनिशमेंट है नॉन फाइलर के लिए, एक्स्ट्रा 3% टैक्स लग रहा है और प्रॉपर्टी को सेल करते वक्त। अच्छा, अब सिर्फ बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बात इसके बाद भी और शुरू होती है कि जब आप 6% टैक्स जमा कराते हैं तो ये इसका जैसे ही आप टैक्स जमा कराते हैं आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की एक कंडीशन ये भी है, तमाम मामलात के अलावा एक कंडीशन टैक्स जमा कराना भी है, जो रजिस्ट्रार वरना प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करेगा या कोई भी अथॉरिटी ट्रांसफ़र नहीं करेगी।
अगर जब आप इसको जमा कराते हैं तो ऑटोमेटिकली ये डिजिटलाइज सिस्टम होता चला जा रहा है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली CPR कंप्यूटराइज पेमेंट रिसिप्ट जनरेट होती है और FBR के पोर्टल पे जाके, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ तो 1 सेकंड के अंदर आपको पता चल जाता है कि पैसे मेरे अकाउंट में आ गए। तो इसी तरह FBR के पोर्टल पे आ जाता है कि ये किसी के नाम से ये प्रॉपर्टी सेल हुई है और ये इसका इतना टैक्स जमा हुआ है। तो FBR फिर बाद में गाय बगाए और उनकी टीम होती है इस तरह, वो जुरिसडिक्शंस के हिसाब से वो फिर नोटिस दे के पूछते हैं कि भाई आपने प्रॉपर्टी सेल करी, क्या आपने इस प्रॉपर्टी को पहले दिखाया हुआ था या नहीं दिखाया हुआ था। तो जो नॉन फाइलर होता है तो यकीनन उसने नहीं दिखाया हुआ होता, तो उसको एक मसला आता है कि जब प्रॉपर्टी नहीं दिखाई तो बेची कैसे, और बेची तो फिर खरीदी कैसे। ये कंसिक्वेंसेस सारे फेस करने होते हैं नॉन फाइलर को, और फाइलर को भी होते हैं, मगर फाइलर की पहले से क्योंकि सारी चीज़ें अपडेट हुई भी होती हैं, वो कहीं ना कहीं उसको सारा मैनेज हो रहा होता है, तो उसके लिए इतने प्रॉब्लम्स नहीं होती। अच्छा, अब हम स्लाइड नंबर 3 पर आ जाते हैं। 236K ये एडवांस टैक्स ऑन परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ये भी रियल इस्टेट के हवाले से टैक्सेस तो वैसे बहुत सारे हैं जो फाइलर नॉन फाइलर के हवाले से इम्पोज होते हैं, मगर ये प्रॉपर्टी के हवाले से अगर कोई शख्स एक प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है तो उसको यानी रजिस्ट्रार उससे कहेगा कि भाई आप इस प्रॉपर्टी की ये FBR वैल्यू है, इस पर 3% टैक्स जमा कराएं। और ये टैक्स कलेक्ट कौन करता है? रजिस्ट्रार कलेक्ट करता है या रजिस्टरिंग अथॉरिटी। जैसे मैंने पहले बताया मुख्तलिफ सोसाइटियाँ होती हैं जिनको पाबंद किया गया है कि वो प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त या बेचते वक्त एडवांस टैक्स कलेक्ट करें। अच्छा, इसमें भी परचेज़ करते वक्त वो 3% ही टैक्स है फाइलर के लिए, मगर नॉन फाइलर के लिए अगर आप देखेंगे जैसे इसमें लिखा है 10.5% टैक्स है, तो ये एक बहुत बड़ा टैक्स है जो नॉन फाइलर है। इसका मतलब है 7.5% टैक्स उसको एक्स्ट्रा लग रहा है सिर्फ नॉन फाइलर होने की बुनियाद पे। तो ये 7.5% टैक्स एक्स्ट्रा देने के बाद और या टोटल 10.5% टैक्स देने के बाद उसको भी वही कंसिक्वेंसेस फेस करना पड़ती है सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के हवाले से। मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह भी सब इसी वजह से हुआ कि यानी परचेज कर इन्होंने इसकी सोर्स ऑफ इन्वेस्ट की जस्टिफिकेशन मांगी और जिसकी कंसीलमेंट प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, अगर इन केस मिसाल के तौर पे किसी ने एक प्रॉपर्टी परचेज करी, 10.5% टैक्स जमा करा दिया, रजिस्ट्रार के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र भी हो गई, मगर जैसे मैंने बताया CPR जनरेट हो जाता है यानी FBR के पोर्टल पे। FBR को जब हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि भाई ये प्रॉपर्टी हमारी सोर्स क्या थी, तो हमारे साथ वो कंसीलमेंट की प्रोसीडिंग भी चला सकते हैं। कंसीलमेंट प्रोसीडिंग एक्चुअल में ये होती है कि अनडिक्लेयर्ड अमाउंट, अनडिक्लेयर्ड वैल्यू, और वो उस पर आपको यानी इसको इनकम कंप्यूट कर लेते हैं, और इनकम कंप्यूट करने के बाद इसको प्रोग्रेसिव टैक्स का रेट लगाते हैं, यानी 10.5 के अलावा मज़ीद आपको और टैक्स लगेगा। तो ये आप जहन में रखें कि यानी अगर फाइलर होंगे तो आपको इस टैक्स का बेनिफिट भी ज़्यादा है। अच्छा, इसमें एक जो इसके अंदर मौजूद नहीं है मगर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, रेमिटेंस के हवाले से बता दूं। ये आमतौर पर ऐसा होता है कि फॉरेन रेमिटेंस लोग भेजते हैं, जो ओवरसीज़ हमारे भाई हैं जो बाहर से पैसे भेजते हैं। कुछ हमारे रियल इस्टेट एजेंट्स जो उनके इन्वेस्टर होते हैं उनको प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए भेजते हैं। तो मैंने ये प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ जो देखा है लोगों का। बहुत सारे मामलात में भी ऐसा हुआ कि वो पैसे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए दिए, रियल इस्टेट एजेंट्स जो भाई थे हमारे, उन्होंने उसको प्रॉपर्टी तो परचेज़ करके दे दी, मगर उन पैसों को फिर रेगुलेट कैसे हुआ वो यानी डॉक्यूमेंट के हिसाब से उन्होंने अपने वाइट करा लिए, मगर इसके फिर बाद में जो रिपरकशन दूसरे होंगे, कभी अगर वो नॉन रेजिडेंट है जो ओवरसीज़ है उससे पूछा जाएगा कि आपने कहाँ से परचेज़ किया, तो फिर ये एक बाद में इसका एक सवाल बन सकता है। ये हम फिर बाद में भी और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने फिर पहले अनलिमिटेड अमाउंट रिमिट कर सकते थे बाहर से, यानी बाहर से पैसा आए आपके अकाउंट के अंदर अनलिमिटेड। उसके बाद फिर उन्होंने जब इस तरह के मामला हुए तो उन्होंने इसको 1 करोड़ की लिमिट कर दी। फिर 1 करोड़ के बाद भी लोगों ने इस तरह किया तो फिर उन्होंने उसकी लिमिट 50 लाख कर दी। अब 50 लाख की लिमिट के अंदर अगर आपका रेमिटेंस आते हैं होम रेमिटेंस की मद में, तो वो फिर आपको कोई इसकी पूछगछ नहीं है, वरना 50 लाख से एक्सीड करेगा तो फिर आपको यानी उससे आपसे क्वेरी रेस की जाएगी और आपको जवाब देना पड़ेगा किस चीज़ के पैसा है, कैसा है। वरना इस रेमिटेंस के ऊपर कोई टैक्स नहीं और ये आपकी वाइट इनकम है। मगर जो ये थ्रेशोल्ड 1 करोड़ या 50 लाख, अब जो दे दी कंडीशन उन्होंने 50 लाख की, तब आपसे पूछा जाएगा कि ये 50 लाख आपके पास कहाँ से आए, किसने भेजे, क्या रिलेशन था, पहले नहीं था।
और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जो आपको अभी आगाही दूँ पहले किसी ज़माने के अंदर ये हुआ करता था कि लॉ भी यही है कि पैसे बैंकिंग चैनल, यानी एक वहाँ के बैंक से, ये थोड़ा पानी दे देगा, वहाँ के बैंक से आपके बैंक के अंदर पैसे कन्वर्ट हों, पहले कंडीशन ये थी कि इसकी 3 कंडीशंस हैं कि पैसे बाहर से रिमिट आपके अकाउंट के अंदर हो, आप इसको कन्वर्ट करें ₹5 में और एक सर्टिफिकेट दें। ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ये पैसा आपका वाइट मनी है, इस पर कोई टैक्स भी नहीं है और कोई पूछगछ भी नहीं है। तो अब आमतौर पर भी जो मैंने सुना है कुछ लोगों के पास भी इस तरह हो रहा है कि वो पैसे यहाँ ₹5 के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाते हैं। डायरेक्ट पैसे ये अगर ट्रांसफ़र होंगे तो ये आपके पैसे वाइट पैसे हैं मगर टैक्सेबल पैसे होंगे। तो पैसे होना ज़रूरी है कि कन्वर्ट ₹5 के अंदर, जैसे बाहर से अगर किसी ने डॉलर भेजे या रेमिटेंस यानी रियाल भेजे तो यहाँ कन्वर्ट हो। तो अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होगी कि कन्वर्ट इनटू ₹5 बैंकिंग चैनल और सर्टिफिकेट जो कन्वर्जन का, तो ये पैसे आपके बगैर टैक्स के और आपकी वाइट सोर्स है। इसके ज़रिए अगर आपने मंगवाए हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करने के लिए, कुछ किसी पर्पस के लिए, अपने कुछ रिश्तेदार अपने घर के अखराजात के लिए पैसे भेजते हैं, ये यानी एक जस्टिफिकेशन हो जाती है ये इसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब ये हम चौथा नंबर है टॉपिक का, कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर आपने पहले एडवांस टैक्स क्लियर किया था ना, अब ये गेन टैक्स के ऊपर। जी 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 जी। सर ये एडवांस टैक्स का डिफरेंस समझ में नहीं आया, सी और के जो था दोनों का डिफरेंस समझ में नहीं आया। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए उसमें मैंने स्पेसिफिक लिखा हुआ है 236C, जो मैंने आपको बताया कि वो ये है कि आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, उस पर आपसे रजिस्ट्रार 3% एडवांस टैक्स कलेक्ट करेगा, और कोई भी अथॉरिटी जहाँ पे आप ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो वो आपसे एडवांस टैक्स करेगा। वो सेक्शन होगा 236C। ये टैक्स होगा सेलर को देना होगा। और जो भाई ने पूछा कि वो के है, के 236K, ये भी रजिस्ट्रार कलेक्ट करेगा या कोई अथॉरिटी कलेक्ट करेगी, मगर ये टैक्स देगा बायर। अगर मैं एक प्रॉपर्टी ख़रीदने जाता हूँ और अमान साहब से एक प्रॉपर्टी ख़रीद रहा हूँ, तो हम दोनों जा रहे हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में ट्रांसफ़र कराने के लिए, मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं 236K का टैक्स जमा कराऊं, उस प्रॉपर्टी का जो भी बनता है 3% के हिसाब से। और अमान सर की जिम्मेदारी होगी, वो प्रॉपर्टी क्योंकि सेल कर रहे हैं, वो उसका 236C के अंदर टैक्स जमा कराएं, और 3%, क्योंकि वो भी फाइलर होंगे, मैं भी फाइलर होऊंगा। ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा। मैं अमूमन देखता हूँ क्योंकि हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि सेलर का टैक्स जमा हो गया परचेज़र में, परचेज़र का जमा हो गया सेलर में। ये बिल्कुल इस तरह की मिसाल होगी कि मैंने अकाउंट में पैसे इनके ट्रांसफ़र करने थे, गलती से इनके अकाउंट में चले गए, तो अब ये पैसे जब तक वो देंगे नहीं, इनके अकाउंट में जाएंगे नहीं। तो अगर आपने गलत टैक्स सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, ये प्रॉपर्टी, क्योंकि ये जिम्मेदारी हर रियल इस्टेट कंसल्टेंट की कि इस सेक्शन को ज़रूर ध्यान में रखें कि सेलर के लिए 236C है और परचेज़र के लिए 236K है। सेक्शन ज़रा सा भी गलत हो गया तो वो पैसे तो उस अकाउंट में गए ही नहीं, तो वो फिर आपको दोबारा जमा कराना पड़ेगा, फिर वो FBR से वो आपको रिफ़ंड लेना पड़ेगा, और रिफ़ंड लेना इतना आसान है। FBR के अकाउंट में जो पैसे चले जाते हैं वो समझे चले गए हैं। तो आप इस चीज़ों पे जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की कोई भी ट्रांजेक्शन करें, क्या आपका क्लाइंट बायर हो या आपका क्लाइंट सेलर हो, ये सेक्शन ज़रूर ध्यान में रखिएगा, और उसका फाइलर नॉन फाइलर को देखते हुए और 3% लगाना होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो गेन स्लाइड नंबर 4 है, कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये एक कंफर्म बात है कि भाई अगर कोई शख्स एक प्रॉपर्टी लेता है, प्रॉपर्टी की कीमत, एक्सेप्शनल रूल तो ये है कि वो उसकी प्राइस अप्रिशिएट होगी, बढ़ेगी, घटती नहीं है, और फिर यकीनन लोग खरीदो फरोख्त करते हैं और सिलसिला चलता रहता है। अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करी और उसको वो कुछ टाइम के बाद बेचता है, तो क्या उसको उस बेचने के टैक्स के अलावा जो 236C था उसके अलावा भी कुछ टैक्स देना है? जी, यकीनन देना है, और वो कराएगा। यहाँ पे आके हम इसको कहेंगे, जैसे पहले हमने कहा था कि 236C को कैपिटल गेन टैक्स ना समझे, वो सेल टैक्स है, यानी सेल है, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लग रहा है आपको।
तो यहाँ पे आके आपको अगर हम ये यानी टॉपिक 4 में आके कैपिटल गेन को देखेंगे तो यहाँ पे आके हमें फिर वो गेन टैक्स देना है, मगर इनकम टैक्स का रिटर्न दाखिल करते वक्त जब रिटर्न दाखिल करना है, ये इसका कोई रजिस्ट्रार ऑफिस से या किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाएं, 236C जमा किया हुआ वो जमा करने के बाद जब आप अपना गोशवारा जमा करवाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराएंगे, तो फिर आपको ये देखना है कि आपको कितना गेन हुआ क्या है। मैंने वहाँ पे इसकी एग्जांपल्स भी दे रखी हैं। अब आप अगर ये शेड्यूल पढ़ें, ये अब देखें, पहले मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ चीज़ें होती थी। पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदो बेच दो, उसका गेन है, कोई पूछगछ नहीं होती थी। और फिर बाद में कुछ कभी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के लिए कोई टाइम पीरियड दिया गया। अब ये इन्होंने एक फिक्स कर दिया है, यानी ओपन प्लॉट है वो 6 साल के तक 6 साल के बाद बेचें तो फिर कोई गेन पे टैक्स नहीं है। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी 4 साल के बाद बेचें, गेन पे कोई टैक्स नहीं है। फ्लैट 2 साल के बाद बेचें, गेन पे कोई टैक्स नहीं है। यहाँ मैं थोड़ा सा अगर आप कहें तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यानी अगर हम कोई प्रॉपर्टी हमने परचेज़ करी और विद इन 1 ईयर, जिस साल हमने ख़रीदी और उसी साल हमने बेच दी, वो अगर ओपन प्लॉट था तो उसको 15% टैक्स गेन का देना पड़ेगा। अगर वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी थी विद इन ईयर 1 ईयर बेची तो उसको 15% टैक्स यहाँ पे भी देना पड़ेगा। और फ्लैट है विद इन 1 ईयर बेच रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी पहले साल के अंदर जो प्रॉपर्टी बेची जा रही है तो उसका 236C तो लगना अपनी जगह, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, मगर रिटर्न दाखिल करते वक्त ये टैक्स लगेगा। और ये चीज़ें आपको मालूम भी होनी चाहिए ताकि आप अपने जो इन्वेस्टर हैं, जो आपके क्लाइंट हैं, उनको आप इस तरह की भी बात बताएंगे, उनको भी पता रहेगा कि इस प्रॉपर्टी को किस तरह में मैनेज करना है, किस तरह दिखाना है। क्योंकि इसमें भी बड़ा एक फ़र्क आता है, एक FBR वैल्यू और एक मार्केट वैल्यू का। वो फिर आप इसको देखते हुए भी आप लोग फैसला करने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, नंबर 2 सीरियल नंबर पे हम देखें, लिखा होल्डिंग पीरियड एक्सीड 1 ईयर बट डज नॉट एक्सीड 2 ईयर्स। अगर कोई भी प्रॉपर्टी 1 साल से ज़्यादा हो गया और 2 साल के अंदर हम बेचते हैं तो प्लॉट होगा तो उस पर 12.5% टैक्स लगेगा। और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है यानी घर है कोई, उस पर 10% टैक्स लगेगा। और फ्लैट है 7.5% टैक्स लगेगा, यानी उसके गेन पे कोई भी गेन इसमें होगा इस प्रॉपर्टी के अंदर तो ये टैक्सेस लगेंगे। अच्छा, सीरियल नंबर 3 पे अगर हम देखेंगे, होल्डिंग पीरियड 2 साल से ज़्यादा है और 3 साल से कम है तो प्लॉट के लिए 10% टैक्स हो जाएगा उसके गेन पे, और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के गेन पे 7.5% हो जाएगा। और यहाँ फ्लैट के लिए आप देखेंगे कि 0 हो गया। जो गेन हो रहा है, मिसाल के तो 1 लाख हो रहा है, 10 लाख हो रहा है, उस गेन पे कोई टैक्स नहीं देना, कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो इसी तरह सीरियल नंबर 4 पर आएँ, वहाँ देखें होल्डिंग पीरियड 3 साल से एक्सीड कर रहा है मगर 4 साल के अंदर है। तो हम प्लॉट पे अगर गेन हो रहा है तो फिर हमें इस पीरियड को देखते हुए 4 साल के अंदर ये हो रहा है तो फिर हम प्लॉट उस पर टैक्स लगेगा 7.5%। और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी घर होगा है उस पर लगेगा 5% और फ्लैट का रहेगा 0%। अच्छा, अब सीरियल नंबर 5 पर आए, जहाँ पे लिखा हुआ है होल्डिंग पीरियड 4 ईयर्स बट डज नॉट एक्सीड 5 ईयर्स। तो प्लॉट का जो गेन होगा उस पर आपको टैक्स देना रिटर्न दाखिल करते वक्त 5%। फिर यहाँ पे आके फ्लैट भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी 4 साल के बाद, और फ्लैट तो 2 साल पहले एग्जाम्प्ट हो चुका था। अब हम इसी तरह सीरियल नंबर 6 पर आ जाएं कि अगर होल्डिंग पीरियड 5 ईयर से और 6 ईयर से एक्सीड नहीं करता तो ओपन प्लॉट अगर बेच रहे हैं तो गेन का आप देखें ग्रेजुअली टैक्स के रेट कम होते चले आ रहे हैं। जैसे जैसे यानी पीरियड बढ़ता है, होल्डिंग पीरियड बढ़ता चला आ रहा है, टैक्स का रेट कम लग रहा है जो गेन पे लगेगा। तो फिर आपको ओपन प्लॉट पे 2.5% टैक्स लगेगा। और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी 1 साल पहले ही एग्जाम्प्ट हो गई और फ्लैट 2-3 साल पहले ही एग्जाम्प्ट हो गया, उस पर गेन पे कोई टैक्स नहीं है। अब ये हम 7वें पे आए, वहाँ पे हमने लिखा वेयर द होल्डिंग पीरियड एक्सीड 6 ईयर्स। अगर किसी भी प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं और उसका होल्डिंग पीरियड वो 6 साल से ज़्यादा हो गया, हमारे पास 6 साल से ज़्यादा उस प्रॉपर्टी को हो गया, तो ना प्लॉट पे टैक्स लगेगा अगर प्लॉट है, और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का तो 4 साल पहले एग्जाम्प्ट हो गया था, और फ्लैट का 2 साल के बाद ही एग्जाम्प्ट हो गया था। तो ये आप जहन में रखिएगा कि जब भी अगर प्रॉपर्टी सेल हो रही हो तो उसका अगर आप अपने क्लाइंट से थोड़ी आगाही लेंगे तो आप उसको जब आप उसको ज़्यादा बातें कन्विंस करेंगे तो वो आपसे ज़्यादा उसकी बाइंडिंग आपके साथ बढ़ती चली आएगी। और ये चीज़ें सीखना मैं समझता हूँ हर एक को अपने काम के अंदर मास्टरी होना ज़रूरी है। ये एक रियल इस्टेट का काम है तो इसमें आप सबको ये चीज़ें
थोड़ी आनी चाहिए। सर हमें ये इसकी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी ये मिलेगी? आपको ग्रुप में शेयर कर दी गई है और जो इंडिविजुअल जिन्होंने डिस्कशन कराई है उन पर भी मिल रही है। सारी सर, ये जो प्रेजेंटेशन आपको मिल रही है। जो परसेंटेज क्लास का ग्रुप है उस पर ऑलरेडी शेयर हो गई है। टोटल अमाउंट से गेन अमाउंट से परसेंटेज निकलेगा ये? नहीं देखिए, मैंने आपको बताया ये सारी एग्जांपल्स भी अभी आपको 2 एग्जांपल्स दिए। इनकी भी रिकॉर्डिंग होती है सर की। अभी next। अब ये जो आपके सवाल है वो भी इसी में कवर हो जाएगा। इसमें मैंने 2 एग्जांपल्स दे रखी है, आप अगर इसको पढ़ें। देखिए पहली एग्जांपल से ऊपर लिखा हुआ है कि प्लॉट होल्डिंग पीरियड बिटवीन 2 to 3 ईयर्स। अगर हम तसव्वुर कर लेते हैं कि एक प्लॉट है जिसका होल्डिंग पीरियड 2 साल से ज़्यादा है, 3 साल से कम है। मिसाल के तौर पे किसी ने एक प्लॉट परचेज़ किया, इसमें सारा मंथ हमने कैलकुलेट करके लिखा है। किसी ने प्लॉट परचेज़ किया, वो 40 लाख का था, ठीक है। जब उसने उसको बेचा और वो होल्डिंग पीरियड 2 साल के बाद और 3 साल के अंदर था, तो उसके अंदर यानी उसको गेन टैक्स जमा कराना होगा रिटर्न दाखिल करते वक्त। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि प्रॉपर्टी की सेल वैल्यू क्या है। प्रॉपर्टी की सेल वैल्यू उसने 40 लाख का ख़रीदा था, 90 लाख का बेचा है, तो 90 लाख पे 236C जो सेल करते वक्त टैक्स है, जो आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराना है। जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, अब उसे जब रजिस्ट्रार के पास गया, 90 लाख उसकी वैल्यू बन रही है, तो मैं 90 लाख के हिसाब से 236C टैक्स जमा कराऊंगा, जो रजिस्ट्रार में दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ ये इसका पार्ट होगा, वरना प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो ये होगी। 90 लाख FBR की वैल्यू है। अब हम मिसाल के तौर पर बाकी चीज़ें भी हम और आगे डिस्कस करेंगे। आप FBR वैल्यू समझ लें, इसकी FBR वैल्यू समझ लें कि उस पर 2,70,000 रुपये 3% टैक्स जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने जो गेन टैक्स के हवाले से बात की है, जो आपको थोड़ा सा इस हवाले से अवेयरनेस दी, तो 40 लाख और 90 लाख के दरमियान का जो डिफरेंस है वो है 50 लाख। 50 लाख इनफैक्ट हमारा गेन है। हम प्रॉपर्टी जो बेच रहे हैं उस होल्डिंग पीरियड के हवाले से देखें तो 50 लाख हमारा गेन जो आया है, तो उस पर टैक्स कितना लगना चाहिए, तो वो हमारा हमने इसमें लिखा है कि 2 साल से लेकर 3 साल के अंदर होल्डिंग पीरियड है, तो वहाँ पे टैक्स का रेट लग रहा है प्लॉट का 10%। तो अब ये 50 लाख जो टैक्स गेन हो रहा है हमारा, इस पे हम 10% टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त देंगे। इसका रजिस्ट्रार से कोई ताल्लुक नहीं है। रजिस्ट्रार से ताल्लुक तो बस 2,70,000 तक था, तो वो हम जमा कराएं, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कराएं, घर आ जाएं, जब रिटर्न का टाइम आए उस वक्त फिर हमें फिर ये टैक्स देना है। तो ये चीज़ें अगर आपको पता होगी, अपने क्लाइंट को भी बता सकते हैं कि भाई आपको बाद में भी ये टैक्स देना पड़ सकता है। अगर आपके पास कोई दूसरे टैक्स का एडजस्टमेंट नहीं है तो ये आपको देना पड़ सकता है। तो आपको 5 लाख टैक्स जमा कराना पड़ेगा रिटर्न दाखिल करते वक्त, मगर क्योंकि आपने एडवांस टैक्स एक जमा करा रखा है 236C प्रॉपर्टी की सेल का, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, तो वो टैक्स इससे एडजस्ट हो जाएगा, आपका 5 लाख से एडजस्ट हो जाएगा। और फिर आप नीचे देखेंगे 2,30,000 रुपये वो आपको रिटर्न दाखिल करते वक्त जमा कराना होगा। कतई नज़र कि आपके इसके साथ कोई दूसरी इनकम ऐसी ना हो या कोई आपको दूसरा एडजस्टमेंट ना मिल रहा हो। अगर जैसे कोई मोबाइल पे एडजस्टमेंट मिल रहा है आपको टैक्स का, या गाड़ी के टैक्स कटा हुआ वो एडजस्ट मिल रहा है, तो ये 230 से भी कम हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल तो इसके अंदर ये वाली आ गई, ठीक है। दानिश, अब ये एग्जाम्पल उसी प्लॉट की हम देते हैं, वही प्लॉट का रेट रखते हैं। होल्डिंग पीरियड मोर देन 6 ईयर रखा हमने इसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर। अगर किसी ने प्लॉट खरीदा नवंबर 2016 के अंदर, उसकी कीमत थी 40 लाख रुपए, और उसने जब उसे बेचा दिसंबर 2023 के अंदर, 6 साल से पीरियड एक्सीड कर गया, तो उसकी कीमत थी 90 लाख हो गई सेल करते वक्त। तो 236C अब उसको हर एक को भरना। पहले आज से कुछ साल पहले ये था कि 236C सिर्फ 4 साल की लिमिट थी, 4 साल के बाद 236C यानी प्रॉपर्टी सेल करने पे कोई टैक्स नहीं था। फिर बाद में इन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया कि अब प्रॉपर्टी क्या 20 साल हो, 50 साल पुरानी हो, उस पर 236C टैक्स आपको जमा कराना है प्रॉपर्टी की सेल का। तो अब 236C तो आपको लगेगा उस 90 लाख पे टैक्स बनेगा 3% के हिसाब से 2,70,000 रुपये। अब हमने ये देखना है कि गेन पे टैक्स लगना है, क्योंकि अब गेन हमारा हो रहा है 40 लाख की प्रॉपर्टी है, सेल हो रही 90 लाख की, गेन हमारा बन रहा है 50 लाख, ठीक है। अब उस 50 लाख क्योंकि उस होल्डिंग पीरियड मोर देन 6 ईयर है, तो हमने जैसे अभी जो चार्ट अभी देखा था ये, उसके अंदर 6 ईयर के बाद कोई टैक्स नहीं है। अगर आप कहें तो मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये चार्ट दिखाया था। अगर बिल्कुल नीचे बॉटम पे आप देखेंगे कि अगर 6 साल से एक्सीड कर जाएगा तो फिर आपको कोई भी गेन के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना। तो ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको प्रॉपर्टी के गेन के हवाले से दी, और ये आप लोग को इसको थोड़ा
स्टडी करना चाहिए। कोई भी क्यूरी होगी फिर मैं आपको उसके हवाले से क्लैरिफाई करूँगा। अच्छा, हमारा एक मेन टॉपिक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत प्रॉब्लम्स लोगों के लिए हो रही हैं कैपिटल एसेट्स के हवाले से या डीम्ड इनकम के हवाले से। जो रजिस्ट्रार अब एक सर्टिफिकेट्स मांगते हैं हर एक से, अगर कोई भी प्रॉपर्टी सेल करने जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, कोई भी जा रहा है, तो वो एक सर्टिफिकेट उनको चाहिए, उस 70 सेक्शन के तहत बनाता है, उसकी वेरिफिकेशन का भी और ये भी कि वो उन्होंने वो प्रॉपर्टी जब सेल कर रहे हैं FBR में डिक्लेयर करी है नहीं करी है, और करी है तो उस पर 70 बनता था तो जमा कराया है या नहीं कराया है। तो ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तो अब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो ये आप लोग को सबको अच्छी तरह इसको समझना चाहिए और ये अपने क्लाइंट से, इन्वेस्टर से इस चीज़ के बारे में से बता देना चाहिए, ताकि पहले, क्योंकि अमूमन अब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके ये सारे मामला आ रहे हैं तो लोगों की प्रॉपर्टी के मामला रुक जा रहे हैं, डील कैंसिल हो जा रही है। डील कैंसिल होने का मतलब ये है कि जो किसी को कमीशन मिलना है कमीशन भी गया, बात अलग ख़राब हो गई, क्योंकि उनको तो इस चीज़ का है कि ये तो हमें यानी रियल इस्टेट कंसल्टेंट को हमें बताना चाहिए था कि ये चीज़ होना ज़रूरी है, ये नहीं है, क्योंकि डील तो उसी से कैंसिल होगी ना, किसी टैक्स लॉयर से तो कैंसिल नहीं होनी। तो ये सब चीज़ें आप लोग अच्छी तरह मैं भी क्लियर करता हूँ, अच्छी तरह समझिएगा और खुद इसकी ताकि आप पहले से अपडेट रहें और इसमें आपकी यानी परफेक्शन रहे। जितनी ज़्यादा परफेक्शन होगी आप उतनी अच्छी तरीके से बिजनेस भी कर सकते हो, उतना कॉन्फिडेंस क्लाइंट को भी आपके ऊपर रहेगा और वो ब्लाइंड पिक करेगा। अच्छा, ये सेक्शन है, ये दिया है सिर्फ रेजिडेंट के लिए दिया है। ये दोबारा से आप जो पहले बता रहे थे वो बता दीजिए। कौन सा? इससे पहले ये चीज़ जो बता रहे थे कि सेल के वक्त क्या क्या चीज़ें रखनी, यानी 236C की बात? जी जी जी। तो 236 आप कह रहे हैं ना कि ये रजिस्ट्रार में जो सर्टिफिकेट होता है, ये एक अलग चीज़ है। एक तो देखें 236C और 236 के मैं आपको फिर क्लियर करता हूँ। 236C एक टैक्स है जो वो तो प्रॉपर्टी देना के है। सेल पे जी, देना जी। है, और के है जो परचेज पे देना है। जी। ये रजिस्ट्रार में देना है, इसके बगैर आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। एक तो चीज़ ये आ गई, जी। सही। अब गवर्नमेंट ने ये कानून लागू कर दिया है कि आपने जो प्रॉपर्टी यानी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर दिखाई हुई है या नहीं दिखाई हुई या उस पर टैक्स बनता है, 7E सेक्शन कहलाता है। ये आ गया। इसको हेड इन अबेंस नहीं कर दिया था? नहीं, ये हाई कोर्ट में जाके कुछ इसमें वो मामला रुके कि 50% टैक्स जमा करा के, आज भी ये यानी नाफिज है, ये इफ़ेक्टिव है। अच्छा, अब ये इसका मैं आपको बताऊं कि ये इस लॉ का पढ़ेंगे, उसमें लॉ में पहले ही लिखा हुआ है कि रेजिडेंट टैक्स पेयर। तो इसी वजह से मैंने बेहतर ही समझा कि पहले आप लोग को बता दूं रेजिडेंट कौन होता है और नॉन रेजिडेंट कौन होता है, क्योंकि रेजिडेंट भी प्रॉपर्टी बेचेगा और नॉन रेजिडेंट भी बेचेगा। तो अब ये हमें जब ये रेजिडेंट के लिए दिया तो नॉन रेजिडेंट फिर कैसे बेचेगा प्रॉपर्टी, उसका तरीक़ेकार क्या होगा, वो तरीक़ेकार भी थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। पहले ये आप देख लें, रेजिडेंट वो होता है कि जो जिसका पाकिस्तान के अंदर 183 डेज़ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी स्टे पाकिस्तान के अंदर 183 डेज़ का हो, वो रेजिडेंट कहलाता है। और नॉन रेजिडेंट वो होता है जिसका लेस देन 183 डेज़ हो, यानी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट 183 डेज़ से कम है, वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। तो अब यानी ये कंडीशन सिर्फ रेजिडेंट के लिए है कि उसको टैक्स जमा कराना है, नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, जैसे मैंने ये लिखा हुआ यहाँ पे कि अभी पहले हमने डिस्कस किया था नॉन फाइलर को जो पेनल्टियाँ लगती हैं या एक्सिस टैक्स लगता है, तो यहाँ पे भी नॉन फाइलर को कुछ एग्जम्पशन भी नहीं मिलते और 1% टैक्स प्रॉपर्टी का देना पड़ता है। अच्छा, अब इसके अंदर ऐसा है कि 7E के अंदर हर प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लग रहा, मुख्तलिफ कंडीशंस, मुख्तलिफ एग्जाम्पशंस दे रखे हैं गवर्नमेंट ने। उनको आप अगर वो आप उस ज़ुमरे में आते हैं, उनको निकालने के बाद जो आपको यानी प्रॉपर्टी है उस पर टैक्स लगेगा। तो अब ये हम इसमें लॉ की तरफ आते हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेक्शन 7E कैपिटल एसेट्स ये रेजिडेंट के लिए है, सही। अच्छा, ये एक्चुअल में है क्या, इसकी रैशनल इसके पीछे क्या है, ये क्यों किया गया। अब जैसे लोगों ने सीरीज ऑफ प्रॉपर्टी लेकर रखी, इधर प्रॉपर्टी उधर प्रॉपर्टी इधर प्रॉपर्टी, एक तो इसकी एबनॉर्मल इसकी वजह से ये भी हुआ
कि प्रॉपर्टी की एबनॉर्मल प्राइसेस हो गई, यानी लोगों की रीच से बाहर हो गई। तो अब गवर्नमेंट ने ये किया कि भाई जब जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी है तो उन प्रॉपर्टी पे एक टैक्स लगाया जाए जिसको डीम एक इनकम तस्वुर किया है, डीम इनकम जिसको तस्वुराती इनकम समझ लें, और उस पर टैक्स लिया जाए ताकि जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट ने इसको मना नहीं किया मगर ये कहा कि आप उस पर इनकम कैलकुलेट करें और उस पर फिर आप टैक्स जमा कराएं। तो अब गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं कुछ एग्जम्पशंस दिए हैं, वो मैं पहले आपको एग्जम्पशन बताता हूँ। अगर आप ऊपर से देखेंगे और फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको बताऊंगा कि कितना टैक्स लगेगा, कैसे होगा। सी ए पे लिखा हुआ 1 कैपिटल असेट्स ओन बाय द रेजिडेंट पर्सन। अच्छा, एक कैपिटल असेट्स जो कोई भी शख्स रेजिडेंट पर्सन है उसकी एक कैपिटल असेट्स से मुराद ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान के अंदर है आप उसको एग्जाम करा सकते हैं। वो एक घर हो सकता है, वो एक बिजनेस प्रीमिसेस हो सकती है, वो एक क्या कहते हैं फैक्ट्री हो सकती है, वो एक यानी इंडस्ट्रियल प्लॉट, कोई भी चीज़ एक आप एग्जाम करा सकते हैं अगर आप। मगर ये बात आपको जहन में रखनी कौन सी कराएं, तो इसमें ये जहन में रखिएगा कि जिसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, ताकि जो मैक्सिमम वैल्यू वाली प्रॉपर्टी को आप एग्जाम पे लेके आएँ, ताकि दूसरी चीज़ पे अगर टैक्स लग रहा हो तो वो कम वैल्यू वाली प्रॉपर्टी कम टैक्स लगेगा। अगर मैक्सिमम वाली प्रॉपर्टी को आपने एग्जाम पे नहीं रखा। सर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी वो इंक्लूडेड है इसमें या वो एक्सक्लूड करके? मैं अभी सारी चीज़ें ना आपसे डिस्कस करूँगा। लेक्चर पूरा करने से इंशाल्लाह सब सवाल मिलेगा। अच्छा, तो एक तो वो प्रॉपर्टी जो यानी आपको एग्जाम कर सकते हैं कैपिटल असेट, जो मैंने अभी आपको किया। अब दूसरा इसके अंदर है बी, आप देखें अगर आपको नजर आ रहा है सेल्फ ऑन बिजनेस प्रीमिसेस फ्रॉम वेयर द बिजनेस इज कैरिड आउट बाय द पर्सन अपीयरिंग ऑन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। अब कोई शख्स जो बिज़नेस कर रहा है उसकी एक से कई प्रॉपर्टियां हैं और वो उस पर कारोबार कर रहा है, तो वो एग्जाम करा सकता है इस कंडीशन पे कि उसने एफबीआर का एक एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट एक होती है, उसके अंदर वो अपीयर हो रही है। अगर उसमें अपीयर हो रही है तो इस प्रॉपर्टी में भी टैक्स नहीं लगेगा, जैसे कि हमने ऊपर कहा कि आपने कोई एक और एग्जाम करानी है। उसके अलावा अगर कोई आपकी बिजनेस प्रीमिसेस हैं, एक से ज़्यादा हैं, और आपने एफबीआर के सिस्टम पे इसको एटीएल के अंदर अपीयर हो रही हैं, तो उस पर भी सेक्शन 7E टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब सी पे हम आते हैं। सेल्फ ऑन एग्रीकल्चर लैंड वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज कैरिड आउट बाय द पर्सन एक्सक्लूडिंग फार्म हाउस एंड लैंड एनेक्स देयरटू। अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर है जिस पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है, यानी मकसद क्रॉप्स कल्टीवेट हो रही है और यानी उसमें इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, तो आप चाहते हैं वो उस पर भी टैक्स आपको नहीं भरना पड़ेगा 7E। मगर ये सारी चीज़ें जो हम अभी डिस्कस करते चले आ रहे हैं, ये अगर सब आपके पास थी, ये दिखानी ज़रूरी है, क्योंकि ये दिखाएंगे तो इसका 7E का फॉर्म निकलेगा, टैक्स नहीं निकलेगा, टैक्स नहीं जनरेट होगा, मगर फॉर्म निकलेगा जो आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में देना। मिसाल के तौर पर आपने एग्रीकल्चर ज़मीन को बेचना है और अगर आप दिखाई नहीं रहे कि भाई इस पर 7E नहीं लग रहा, तो जब आप प्रॉपर्टी सेल करने जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी तो अपीयर ही नहीं होगी आपकी। तो दिखानी हर प्रॉपर्टी ज़रूरी है जिस पर टैक्स नहीं लग रहा है, उसको भी दिखानी है। अच्छा, अब इन्होंने कुछ एग्जाम्पशंस और दे रखी। कैपिटल असेट्स अलॉटेड टू शहीद और डिपेंडेंट्स ऑफ अ शहीद बिलोंगिंग टू पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। ये जैसे इसमें आप देखेंगे कि यानी वो प्रॉपर्टी जो शहदाओं के है जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस से बिलोंग करते थे, उनके डिपेंडेंट्स और शहदा के लिए वो प्रॉपर्टी, उसको भी 7E में नहीं टैक्स लगेगा। अब इसका 2 है, ये अगर आप यहाँ देखें, अ पर्सन और डिपेंडेंट ऑफ द पर्सन हु डाइज वाइल इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कोई भी शख्स और या डिपेंडेंट है जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सर्विस के दरमियान इंतकाल कर जाता है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी होती है, वो भी 7E में नहीं जाएगी। ये अभी आपको थोड़ा सा यूँ शायद लग रहा हो कि भाई मैं इसकी आपको कैलकुलेशन भी बताऊंगा कि कैसे लगेगा। इसमें हमने फॉर्म भी दिए हुए जो 7E के हैं, वो अभी सारे इसके अंदर आएंगे। अब नंबर 3 पे है, आर वार वुंडेड पर्सन वाइल इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कोई भी वॉर में अगर ज़ख्मी हुआ या गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट या पाक आर्म फोर्सेस या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सर्विस के अंदर ज़ख्मी हुआ तो उसकी भी कोई प्रॉपर्टी है, वो भी उस पर 7E टैक्स नहीं लगना है। रिटर्न में फीड करना है,
ताकि जब ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपको 70 एग्जाम्प्ट हो, रजिस्ट्रार आपसे टैक्स कलेक्ट ना करे, वो उसको कॉलम में उसको नज़र आनी चाहिए। वो रजिस्ट्रार ये देखेगा कि आपने दिखाई हुई है, उस पर टैक्स लगना ना लगना ये कलेक्ट करना इनकम टैक्स का काम है। तो रजिस्ट्रार को तो ये नज़र आना है कि ये प्रॉपर्टी आपने दिखाई हुई है। अच्छा, अब नंबर 4 है, an ex-serviceman and serving personnel of the armed forces or ex-employees or serving personnel of federal and provincial government being original allotee of the capital asset duly certified by the allotment authority। यानी कोई भी यानी सर्विंग पर्सनल हो या एक्स सर्विसमैन आर्म फोर्सेस का ओरिजिनल अलॉटी है तो उसकी प्रॉपर्टी भी ये उसी तरह की है, वो भी एग्जाम होगी, उस पर भी 7 नहीं लगेगा, टैक्स आपको दिखाना ज़रूरी है। अब ई है इसके अंदर, एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस एंड टैक्स इज लिवाइबल इज पेड देयर ऑन। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है उस पर रेंटल इनकम अर्न हो रही है तो वो उस पर टैक्स अगर दे रहा है तो वो प्रॉपर्टी भी डिक्लेयर्ड होनी है, मगर 7 टैक्स उसमें नहीं लगना। ठीक। अच्छा, अब ये लिखा कैपिटल एसेट्स इज इन द फर्स्ट टैक्स ईयर ऑफ एक्विजिशन वेयर अंडर सेक्शन 236 के हैज़ बीन पेड। अब यानी कैपिटल एसेट्स से मुराद फ्लैट हो गया, मकान हो गया, दुकान हो गया, जो मैंने आपको बताई। आपने जब परचेज़ करी उस पर 236 के लगा तो उस साल वो प्रॉपर्टी भी एग्जाम्प्ट होगी, उस पर 7 टैक्स, जैसे 236 के जमा करा दिया 3% और फिर आपको 7 अगर इस प्रॉपर्टी की बुनियाद पे लगना था मगर टैक्स कटने की बुनियाद पे नहीं लगेगा उस साल के लिए, आइंदा साल फिर लग सकता है अगर आपके पास वो सारी प्रॉपर्टियाँ उसी तरतीब से हैं तो। अच्छा जी, वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट्स। अच्छा, अब इन्होंने ये जी के अंदर उन्होंने बोला है कि एग्जाम्पशंस का हवाला दे रखा है कि एक तो ये सारी एग्जाम्पशंस थी आपको जिस पे 7 नहीं लग रहा, और अब वो ये कह रहे हैं कि आप तमाम प्रॉपर्टी को अगर आप फेयर मार्केट वैल्यू यानी FBR वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करें और वो 2.5 करोड़ से एक्सीड कर जाती है। मिसाल के तौर पे हमने हमारे पास 5-6 प्रॉपर्टी थी, हमने एक घर एग्जाम करा लिया और एक क्या कहते हैं रेंटल इनकम वाला करा लिया, एक प्रॉपर्टी जिस पर टैक्स कटा था वो करा लिया, एग्रीकल्चर करा लिया, उसके अलावा भी हमारे पास कोई चीज़ बचती है मिसाल के तौर पे, अगर वो 2.5 करोड़ से एक्सीड करती है फिर आपको 7 उस प्रॉपर्टी पे देना पड़ जाएगा। मिसाल के तौर पे मेरा एक जगह थी प्लॉट पड़ा हुआ था, सारी चीज़ें एग्जाम करने में प्लॉट का एग्जाम्शन नहीं मिल सका तो फिर वो 2.5 करोड़ से एक्सीड कर रहा है तो हमें फिर 2.5 करोड़ का एग्जाम्शन मिल रहा था, मगर अब वो एक्सीड कर रहा था 2.5 करोड़ के यानी एक्सीड करने के बाद उस पर 1% टैक्स लगेगा, वो हमें फिर जमा कराना पड़ जाएगा 7 कीमत में। सही है, क्लियर करेंगे दोबारा ये जी। देखें जी, ये कह रहा है कि जो आपको एग्जाम्शंस दे रखी ऊपर, यानी रेंटल इनकम की एग्जाम्शन है, प्रॉपर्टी परचेज करी उस पर के टैक्स जो 236 के लग रहा है, या कोई एक प्रॉपर्टी जो आपने क्या कहते हैं अपने तौर पे एग्जाम करा रखी जिसकी वैल्यू कुछ भी थी, ज़्यादा थी, और या एग्रीकल्चर लैंड, उनके अलावा भी आपको और मज़ीद एग्जाम्शन है। वो एग्जाम्शन 2.5 करोड़ के अंदर है। मिसाल के तौर पर हमने सारे एग्जाम्शन लेने के बाद हमारी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू बनती है 2 करोड़ रुपये, सारे एग्जाम्शन निकालने के बाद एक प्लॉट बच गया जिसकी वैल्यू बनती है 2 करोड़ रुपये, तो उस 2 करोड़ रुपये कोई टैक्स नहीं देना है। मगर वो प्रॉपर्टी की वैल्यू फर्स्ट करें FBR वैल्यू के हिसाब से 3 करोड़ बन जाती है तो फिर हमें टैक्स देना होगा, ये मतलब है इसका। अच्छा, और ये एक एग्जाम्शन दे रखी है कि कैपिटल एसेट्स ऑन बाय अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और अ लोकल गवर्नमेंट, यानी कोई भी प्रॉपर्टी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हो या लोकल गवर्नमेंट की हो वो भी 7 पे नहीं आएगी। यानी अगर टाउन की कोई प्रॉपर्टी या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वो अगर ट्रांसफ़र करने जाएगी रजिस्ट्रार के पास तो उस पर भी 7 नहीं लगना। इसी तरह कैपिटल आई है, कैपिटल एसेट्स ऑन बाय अ लोकल अथॉरिटी, लैंड डेवलपर और कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ द DNR एंड डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशन। यानी कोई भी प्रॉपर्टी जो लोकल अथॉरिटी की हो, बिल्डर्स की, डेवलपर्स की हो, बिल्डर डेवलपर्स को अब हम आगे डिस्कस करेंगे, एक जगह रजिस्ट्रेशन करनी है जिसको कहते हैं डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशंस। तो वो अगर वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं और हर बिल्डर्स को हर एजेंट्स को भी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये इसका एक ऑर्डर पास हो चुका है, ये सर्कुलर वो मैंने इसमें अटैच भी किया है, वो आप उसमें से निकाल लीजिए, वो हर एक को रखना ज़रूरी है। उसमें पाबंद किया गया है कि वो
जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होगा वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करा सकेगा किसी भी जगह पे। इस वजह से अब मेरे ख्याल डिफेंस में या DH अथॉरिटी में ये सर्टिफिकेट मांगते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कि आपके पास DNFBP का रजिस्ट्रेशन हो। तो यानी इसमें ये एग्जाम्पशन दे रखी है कि बिल्डर डेवलपर अगर ये रजिस्टर्ड है तो इसको भी 7 नहीं लगना। अच्छा, अब ये फेडरल गवर्नमेंट में इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी पर्सन ऑफ और प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। अब ये यानी फेडरल गवर्नमेंट की मर्जी, किसी को निकाल दे किसी को डाल दे प्रॉपर्टी, वो गाय बगाए कि भैया ये एग्जाम्शन ख़त्म हो गई या ये एग्जाम्शन बढ़ गई, ये है। अच्छा, अब यहाँ पे आके नंबर 4 पे है कैपिटल एसेट्स मीन प्रॉपर्टी ये है ना। ये नीचे लिखा हुआ है। जी, जैसे ये लिखा है कैपिटल एसेट्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नंबर 4 पे इन दिस सेक्शन कैपिटल एसेट मींस, इसके ऊपर जी ये आ रहा है, ठीक। जी, इसमें लिखा हुआ है कि इन दिस सेक्शन कैपिटल एसेट्स मीन प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय पर्सन वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस बट डज नॉट इंक्लूड। अब कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन तो जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी हो, फ्लैट, मकान, दुकान, इंडस्ट्रियल प्लॉट, फैक्ट्री, वो कैपिटल एसेट्स कहलाती है। उन्होंने फिर इसको और मज़ीद क्लैरिफाई किया है कि ये चीज़ें उसमें शामिल नहीं होंगी। जैसे स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब जैसे आपका कोई माल पड़ा हुआ, गोदाम के अंदर माल पड़ा, दुकान के अंदर माल पड़ा, वो कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। क्या वो बिज़नेस के ही लिए क्यों ना हो, शेयर्स है, सिक्योरिटीज़ है, ये भी आपके यानी कैपिटल एसेट्स के अंदर नहीं है। कैपिटल एसेट्स के अंदर सिर्फ प्रॉपर्टी है। और इसमें नंबर 3 पे अगर हम देखें ऊपर कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जिस पर डेप्रिसिएशन वगैरह लग रहा है, वो भी 7E के अंदर नहीं आएगी। और नंबर 4 एनी मूवेबल एसेट्स नॉट मेंशन इन क्लॉज। और भी फार्म हाउस का हम इसमें देखें, फार्म हाउस अगर आपके पास 2000 स्क्वायर यार्ड का फार्म हाउस है और उसमें कवर्ड एरिया जो आपने कवर्ड किया 5000 स्क्वायर फीट है, वहाँ तक तो आपको नहीं है। अगर उससे ज़्यादा है 5000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा, तब भी आपको 7E में टैक्स देना पड़ जाएगा, मगर डिक्लेयर सब चीज़ करनी है। अच्छा, अब नीचे हम आ जाए, प्रोवाइडेड दैट वेयर देयर आर मोर देन 1 डिवेलिंग यूनिट्स इन अ कंपाउंड एंड द एवरेज ऑफ द कंपाउंड इज़ मोर देन 2000 स्क्वायर यार्ड फॉर द डिवेलिंग यूनिट्स एंड वन ऑफ इस डिवेलिंग। अगर जैसे हम मिसाल के तौर पाम विलेज की मिसाल ले लें, वहाँ पे मेरे ख्याल 200-300 फार्म हाउस मौजूद हैं। उसके अंदर वो तो एकड़ों के हिसाब से, मगर उसके अंदर हमारे पास जो यूनिट है वो 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कवर्ड एरिया उसका 5000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये फिर हमने लिखा प्रोवाइडेड एट द एक्सक्लूजन मेंशन इन एट क्लॉज ए। और ये भी यानी मकसद इन्होंने वही नॉन फाइलर का, जैसे अभी मैंने इसमें इसी 7E के अंदर डिस्कस किया था, कुछ एग्जाम्पशंस हटा के, जो एग्जाम्पशंस है वो हटा के उसको भी 100 यानी 7E पे टैक्स जमा कराना है। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देते हैं। ये यानी कि अगर एक शख्स ने एक प्रॉपर्टी परचेज करी 10 लाख की, ठीक है, तो उसके तमाम यानी जो जिन पर एग्जाम्पशन थी वो हटाने के बाद एक प्रॉपर्टी रह गई जिसकी कीमत 10 लाख बनती है। तो अब इस पर कैसे हमें टैक्स देना है? तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई अगर 10 लाख की आपके पास प्रॉपर्टी, सारी एग्जाम्पशन जो आपको लीगली तौर पे थी अवेल कर ली, तो इस 10 लाख की प्रॉपर्टी पे यानी हम ये समझेंगे कि आपको इनकम हो रही है, डीम इनकम तस्वुर करेंगे और उस पर 5% टैक्स यानी जो वैल्यू है कैपिटल एसेट्स की, उस पर 5% डीम इनकम तस्वुर की जाएगी। यानी 10 लाख का 5% कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 ये एक इनकम तस्वुर होगी, तस्वुराती इनकम है। क्या अगर आपके पास एक 10 लाख की प्रॉपर्टी है, 7E में तमाम एग्जाम्पशन निकालने के बाद, तो आप वो उस 10 लाख पे 5% आप डीम इनकम तस्वुर करें जो 50 लाख बनती है और 50,000 बनती है। उसके ऊपर आपको फिर
20% टैक्स देना है जो 7E के साथ जमा कराना होगा। यहाँ पे आके आपको टैक्स लगेगा अगर यानी सारे एग्जाम्पशन निकालने के बाद। इसको हम डीम इनकम का 20% भी ले सकते हैं और जो कैपिटल एसेट्स की वैल्यू जो 10 लाख की वैल्यू थी उसका 1% टैक्स भी ले सकते हैं, तो वो टैक्स वही बनेगा 10,000 रुपये करीब। अच्छा, अब ये मुख्तलिफ फॉर्म्स इसके अंदर मैंने ये पहले आप देखें, ये हमें इस तरह का एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें सारा एरिया साइज़ और ये हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी ये फॉर्म यानी मुकम्मल होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसमें गलती कर दी, स्ट्रीट नंबर 6 की जगह स्ट्रीट नंबर 8 कर दिया, तो तब भी रजिस्ट्रार वो ऑब्जेक्शन लगा देगा कि भाई आपके जो स्ट्रीट नंबर, और वैसे भी सीधी सी बात है अगर स्ट्रीट नंबर 6 पे हमारा घर है, हमने गलती से फॉर्म के अंदर स्ट्रीट नंबर 8 लिख दिया, तब भी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं सकेगी। तो हमें इसको फीड करते वक्त या जो भी हो रहा है, ये डॉक्यूमेंट आपको जब भी दिया जाए तो इन चीज़ों का आपको देखना होगा, सर्टिफिकेट देखना होगा कि सारी प्रॉपर एड्रेस है, प्रॉपर अगर फ्लैट है तो उसका प्रोजेक्ट का नाम सही है और फ्लोर सही है, साइज़ सही है, ये चीज़ें हमें देखनी होगी। ये फॉर्म भरेंगे, ये फॉर्म किसी नहीं, ये तो देखें, ये तो यानी मकसद आपको बताने का मकसद है, ये फॉर्म्स होते हैं जो ये आप जिसकी प्रॉपर्टी सेल कर रहे होंगे वो कहीं से भरवा, जिसके पास वो यानी अपना रिटर्न दाखिल करवाता होगा वो भर के उसे देगा। मगर ये चीज़ें भी आपको इल्म में हो कि इन चीज़ों को देखना है, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रार ऑफिस में चले जाएंगे वहाँ पता चलेगा कि स्ट्रीट नंबर 6 की जगह स्ट्रीट नंबर 4 है या फ्लोर नंबर 506 की जगह 406 लिखा हुआ है, तो वो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। तो पहले से आप अपने इन्वेस्टर को या क्लाइंट को आगाह कर सकते हैं ना कि ये आपका आप जो फॉर्म लेकर आए हैं वो सही नहीं है। अब मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ, ये एक्चुअल में 7E का फॉर्म है जो रजिस्ट्रार ऑफिस में देना है। इसमें जब तक ये फॉर्म और एक इसके नीचे फॉर्म आ रहा है, ये फॉर्म आप नहीं देंगे तो रजिस्ट्रार आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करेगा। इसके अंदर तमाम डेटा लिखा होता है कि प्रॉपर्टी का साइज़ क्या है, कौन सी जगह पर है, और यानी अगर प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट का नाम, तमाम चीज़ें इसमें स्पेसिफिक क्लियर लिखी हुई होना ज़रूरी है। ये चीज़ें आपको देंगे तो आपकी प्रॉपर्टी वहाँ ट्रांसफ़र होगी। एक ये कैपिटल सर्टिफिकेट्स कहलाता है जो ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है, और एक इसका ये वेरिफिकेशन के हवाले से 2 चीज़ें मांगते हैं रजिस्ट्रार, यानी दूसरे तमाम डॉक्यूमेंट के अलावा ये सारी चीज़ें आपको फिल की भी मिलेंगी आपके क्लाइंट्स के ज़रिए। आपके क्लाइंट आपको ला के देगा जहाँ से वो अपना रिटर्न्स वगैरह दाखिल करता है। मगर आपको देखना उसमें ज़्यादा ज़रूरी है कि ये प्रॉपर वैसी ही है जिस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं उसका प्रॉपर एड्रेस है, प्रॉपर साइज़ है, वरना रजिस्ट्रार आप समझ सकते हैं कि उसमें ऑब्जेक्शन आ सकता है कि भाई आपने ये क्या कहते हैं गलत एड्रेस है तो हम कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करें। प्रॉपर्टी आपकी बनती है, फर्स्ट करें अलीगढ़ सोसाइटी पर, उसमें लिख दिया उसने, फर्स्ट करें मीरठ सोसाइटी, तो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगी ना, कोई आम हालत में भी नहीं होगी, और फिर इस फॉर्म के अंदर हो तो फिर नहीं होगी, तो फिर ये बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी आखिर में इस सेरेमनी को हम कंक्लूड करते हैं, जिसमें ये कि नॉन रेजिडेंट का क्या होगा। नॉन रेजिडेंट को जब ज़रूरत ही नहीं है सेरेमनी का फॉर्म दाखिल करने की, तो वो क्या करेगा? वो अपनी प्रॉपर्टी बेचता है और यहाँ किसी के ज़रिए पावर दे के बिचवाता है, या खुद अगर यहाँ आता है तो वो क्या करेगा? तो उसको नॉन रेजिडेंट, तो मैं आपको बताऊँ, नॉन रेजिडेंट को रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उस सूरत में उसको ज़रूरत है अगर उसकी पाकिस्तान में कोई सोर्स ऑफ इनकम मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। अगर पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं तो रिटर्न दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, कुछ वेल स्टेटमेंट के हवाले से कि प्रॉपर्टी के साइज़ के हवाले से भी लोगों को रिटर्न दाखिल करना होता है जिसे, तो मगर नॉन रेजिडेंट को वो उससे भी इम्यून एग्जाम्प्ट है कि अगर वो प्रॉपर्टी कोई सी भी हो उसको रिटर्न और वेल्थ दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय अगर इसकी इनकम यहाँ पर हो। तो मगर अब वो कैपिटल एसेट्स 7E का फॉर्म जब ये रिटर्न ही दाखिल नहीं होगा और ये वेल्थ में नज़र ही नहीं आएगी, वेल्थ ही नहीं होगी तो नज़र ही नहीं आएगी, तो फिर इसको एक फॉर्म B जमा कराना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर, जहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र वो प्रूफ करे कि मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, ये मेरा फॉर्म B है, भर के देता है। पासपोर्ट की कॉपी, नाइकॉप जो शनाख्ती कार्ड है, ये POC पाकिस्तान ऑरिजिन कार्ड, ये चीज़ें वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में देनी होंगी, तब जाके उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आपके पास कोई भी पार्टी आती है वो नॉन रेजिडेंट होती है, और आप जब उसकी प्रॉपर्टी की सारे डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे तो नॉन रेजिडेंट के लिए इस तरह की चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। और रेजिडेंट्स के लिए जो मैंने आपको सारी बातें बताई, वो आपको सर्टिफिकेट देंगे, सर्टिफिकेट के अंदर आपको देखना है, मगर थोड़ा सा उसको आप स्टडी करेंगे तो आपके भी ध्यान में रहेगा कि किन किन बातों का ख्याल रखना है। ठीक है सर, अभी इसको यहाँ तक कंक्लूड करते हैं।
चलिए अभी थोड़ा कंटिन्यू करेंगे कुछ देर के बाद, ठीक। एक